बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर टुडेज टॉपिक इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंगल में ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फर्स्टली यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे में ब्रेन बाउंडेड होते हैं। स्पेशली प्रॉपर न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी अपनी डबल में ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको न्यूक्लियर ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। So almost all eukaryotic cells contain, maybe they are plants or animal cells, they contain endoplasmic reticulum. फर्स्ट टाइम जब डिस्कवरी हुई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दैट वाज इन 1945। और सबसे पहले इसको चिक एम्ब्रियो सेल्स को जब स्टडी किया जा रहा था तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था। और ये एक चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको फर्स्ट टाइम चिक एम्ब्रियो सेल, चिक के जो एम्ब्रियो थे उनके सेल्स के अंदर इसको स्टडी किया गया था, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टडी किया गया था। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, सिंगल मेम्ब्रेन इसके गिर प्रेजेंट होती है। एक ट्यूब्यूल्स का, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का पूरा नेटवर्क होता है और जो उसकी फोल्डिंग्स होती हैं उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। वेजिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मोस्टली इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्ज़र्व किया था, ही वाज पॉटर क्लेड एंड पॉटर एंड क्लेड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। और 1945 के अंदर उन्होंने इसके नेटवर्क को या स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इससे पहले भी ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट था बट इतनी डीप स्टडी नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम जब इसको जो सेल के अंदर ये विजिबल हुआ, इसको देखा गया और इसको स्टडी किया गया, दैट वाज इन 1945। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था इसको पॉटर और फुलमैन ने। पॉटर और फुलमैन दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलके इसका ये नाम जो है वो डिसाइड किया था इन 1952। इसकी डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद इसको ये नाम दिया गया था। इससे पहले कोई इसका प्रॉपर नेम नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया था इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स एंड आफ्टर दैट इट इज़ नेम्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1952 बाय पॉटर एंड फुलमैन। देन अबाउट इट्स लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। जो मेच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, समटाइम्स ये मेच्योर सेल्स के अंदर भी एब्सेंट हो जाता है, जैसे कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके अंदर एब्सेंट हो जाता है, ओवा के अंदर एब्सेंट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर ये नज़र नहीं आता और प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। सो इट मे बी एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट इन विच टाइप ऑफ सेल्स endoplasmic reticulum is absent, and those cells are erythrocytes, ova, embryonic cells and prokaryotes. Erythrocytes are white blood cells, WBCs. देन इट्स अमाउंट के हर सेल के अंदर इसकी कितनी अमाउंट होती है, ये कितनी या कितने नंबर्स में प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली इसकी सेल टू सेल जो अमाउंट है वो वेरी होती है, डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सेल कि वो मेच्योर सेल है, इमेच्योर सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, एम्ब्रियो सेल है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल, इट्स क्वांटिटी और इट्स नंबर डिफर्स इन डिफरेंट सेल्स। जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर इसके ये जो प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। फ्यू वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो मेच्योर होकर स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनकी वो क्वाइट सिंपल होते हैं और उसके अंदर ये फ्यू ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स जो हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो ये लिवर और पेंक्रियाटिक सेल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच होता है, फिब्रोब्लास्ट के साथ अटैच होता है अबंडेंट अमाउंट में, यानी बहुत मैक्सिमम अमाउंट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 30 to 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन इन सेल्स, जो टोटल मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसका 30 to 60% जो पोर्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बन रहा होता है। देन ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हाउ फर्स्ट टाइम इट विल बी डिस्कवर्ड, और ये डिस्कवर करने के बाद जब इसको स्टडी किया गया तो पता कैसे चला कि ये जो ऑर्गेनेली है वो किस ऑर्गेनेली से बना था या इसका एक्चुअल फंक्शन क्या था, इसका पर्पस क्या था। इसका जो मेन पर्पस था वो था कि ये बडिड ऑफ होता है, यानी इसके बड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि बाद में ऑफ हो जाते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से, जिसको सबसे पहले स्टडी किया था विचेंटस ने 1974 के अंदर। उसने ये डिस्क्राइब किया था कि इसकी बडिंग ऑफ, इसका जो मेन पर्पस है दैट वाज बडिंग ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अपीयर होता है मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप के गिर्द और उसकी फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है बट इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
से डिफरेंट होता है। स्मूथ की जो होता है इसके साथ कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो कि उसकी अपीयरेंस को, उसके सरफेस को रफ शो कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉर्फोलॉजिकली मींस कि by visualizing in microscope under different powers we can differentiate between these two। स्ट्रक्चर की बेस पे नहीं बल्कि मॉर्फोलॉजी की बेस पे, इनकी विजिबिलिटी की बेस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सरफेस जो है वो नॉन स्मूथ होती है। जैसे इस डायग्राम के अंदर ये दिखाया हुआ है, ये जो पार्ट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, नो एनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, but this is the rough endoplasmic reticulum which is containing large number of ribosomes. Obviously as their structures are different, their morphology is different, so their functions are also different। फिजिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो फिजिकली इसके अंदर जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सिस्टर्नी होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं और वेसिकल्स होते हैं। अब सिस्टर्नी से स्टार्ट करते हैं। सिस्टर्नी जो है ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और सैक लाइक एलिमेंट्स होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनकी सरफेस जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ शो हो रही होती है। डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स जिनके नाम राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 है, वो इन राइबोसोम्स के साथ बाइंड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। देन ट्यूब्यूल्स में जो इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक प्रॉपर नेटवर्क लाइक एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, और मोस्टली जो राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ये फ्री ऑफ राइबोसोम्स होता है, यानी राइबोसोम्स इसके ऊपर ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज वेसिकल्स, ओवल या राउंड शेप्ड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स इसके साथ अटैच होते हैं, जो बडिंग ऑफ का हमने पीछे पढ़ा कि बड ऑफ हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। दोस स्ट्रक्चर्स विच डिटैच इन द फॉर्म ऑफ बड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो एक फ्लूइड होता है, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसी तरह इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स जो है ये डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से, यानी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा भी प्रेजेंट होते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एज इन दिस डायग्राम दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो स्मॉल पोर है यहाँ पे तो डायग्राम में बहुत बड़ा दिखाया हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ अ माइक्रोपोर। ये एक और डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये देखें, ये इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, बिल्कुल ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ अटैच होता है, ये न्यूक्लियस का रीजन है। अब ये देखें, ये इसके सिस्टर्नल स्पेस है, ये जो इसकी फोल्डिंग्स है इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज सिस्टर्नी एंड द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज सिस्टर्नल स्पेस। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो बेसिक इसकी कंपोजिशन है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, 2 लेयर्स होती हैं इसके फॉस्फोलिपिड्स की और एक सिंगल लेयर होती है प्रोटीन्स की। देन इसकी टाइप्स, बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ एब्रीविएटेड एज SER एंड सेकंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ एब्रीविएटेड एज RER। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स होते हैं, दे ऑल आर फिल्ड विद अ सेमी सॉलिड लिक्विड विच इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको साइटोसोल भी कहा जाता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कंस्ट्रक्टेड होती हैं, लिपिड बाइलेयर होती हैं। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जिस तरह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर है, 2 लिपिड्स की लेयर होती हैं और सेंटर में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। सेम इज़ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशनल स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में जिस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट होती थी। फर्स्ट टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सैक्स प्रेजेंट होते हैं। साइज और स्ट्रक्चर जो है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। इसका जो लाइफ टाइम है वो भी डिफरेंट होता है, और ये चेंजेस जो हैं और फंक्शन जो है इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो डिपेंड्स करती हैं कि विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेल रिक्वायर्ड फ्रॉम इट।
उसके अलावा कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री होगी जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहे हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये उसके साथ अटैच होता है। राइबोसोम्स इसके साथ अटैच नहीं होते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। वन मेन डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। डिफरेंट एंजाइम्स भी इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रेन लाइक राइबोसोम्स इसकी जो अपर सरफेस है वो रफ अपीयरेंस देती है, रफ अपीयरेंस देती है, और मेनली इसकी जो आउटर फोल्डिंग्स होते हैं या आउटर लेयर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्नी जिनको हम कहते हैं। लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच्ड होता है, सिंथेसिस करता है बहुत सारी प्रोटीन्स की, और सिर्फ सिंथेसाइज ही नहीं करता बल्कि उनकी पैकेजिंग करके सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज तक उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है टू परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है उस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जो कम्प्लेक्स है वो साइटोसोल बनाता है, जो कि एक स्पेशल कम्प्लेक्स है। राइबोसोम्स जो हैं ये ट्रांसलेशन जो है मैसेंजर आरएनए के ज़रिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैसेंजर आरएनए से न्यूक्लियस से मैसेज आता है इन साइटोप्लाज्म के विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इनसाइड द सेल, एंड दैट मैसेज इज ट्रांसलेटेड टू द राइबोसोम्स एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ प्रोटीन। वो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल आरएनए जो कि उस मैसेज को रीड करते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म से उस प्रोटीन की के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को वहाँ से गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं इन राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स उनको फिर अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद उनको वो सीक्वेंस को अलाइन करते जाते हैं, और एक तरफ से वो अमाइनो एसिड्स उसके अंदर एंटर होते जाएंगे, राइबोसोम्स के अंदर अलाइन होते जाएंगे, दूसरी साइड से वो बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे। राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। गोल्जी प्रोटस लाइसोसोम्स और एंडोप्लाज्म जो एंडोसोम्स हैं उनके अंदर भी प्रोटीन्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनके अंदर भी स्टोर होती हैं। ट्रांसलेशन जो है वो पॉज तभी होगी जब राइबोसोम्स कम्प्लेक्स जो है वो बाइंड कर जाएगा राइबोसोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसलोकोन के साथ। Then protein transport, obviously the main function of ribosomes is synthesis of protein. Once the protein is synthesized inside the cell, that protein is translocated or transported from one organelle to another organelle to perform different functions. And if its required quantity is more than enough, then जो इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी उसको स्टोर कर लिया जाएगा, एंड दैट क्वांटिटी में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी, वो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर भी स्टोर की जा सकती है, उसको वेसिकल्स की फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन ट्रांसपोर्ट वैक्यूल्स की बात करें तो इसमें COP2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ प्रोटीन कम्प्लेक्स कोड प्रोटीन कम्प्लेक्स के तौर पे एक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को। उसके अलावा एक प्रोसेस है जिसका नाम है एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो COP1 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये सिस एंड ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स जो है उसको बैक कर देती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। मेम्ब्रेन की जो कॉन्टैक्ट साइड्स होती हैं वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टिंग मेथड्स में, ट्रांसपोर्टिंग जिसकी ऑब्वियसली प्रोटीन्स की, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन्स को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को भी अपने साथ हेल्ड कर रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है लिपिड्स को और डिफरेंट अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। ओवरऑल अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखा जाए तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करवाता है प्रोटीन्स को, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करवाता है लिपिड्स को, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट एक्चुअली स्टोर्स different groups of proteins and lipids which are synthesized by rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. देन दिस इज फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सरफेस ऑफ राइबोसोम्स जो है वो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, सरफेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी राइबोसोम्स को सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको लोकस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अटैचमेंट। सरफेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बहुत सारे प्रिकर्सर्स यहाँ पे बन रहे होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हेल्प आउट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स को
डिफरेंट एंजाइम्स के अंदर ज़्यादा प्रिकर्सर एक्ट कर रहे होते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन भी यहीं पे हो रही होती है। अगेन सिंथेसाइजिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कंपोजिशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो सिंथेसिस है वो भी यहाँ पे हो रही होती है। डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल के अंदर जो अगर टॉक्सिफिकेशन हो जाती है तो उसको डिटॉक्स करता है, डिफरेंट ड्रग्स और पॉइजन्स के एक्शन को कंट्रोल करता है। डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से ऑर्गेनेलिस ये बनाने में इन्वॉल्व होता है? गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। उसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ स्ट्रेन्ड मसल्स जो हैं, स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं, जो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। कैल्शियम आइंस को स्टोर करता है, कैल्शियम आइन का पंप क्रिएट करता है जो कि हमारे मसल्स को दोबारा से मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको रिलैक्सेशन की तरफ मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर कैल्शियम, और दैट कैल्शियम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आर मसल सेल्स बिकॉज वंस आर सेल्स मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड दे ओनली बिकम रिलैक्सड व्हेन कैल्शियम आइंस आर अवेलेबल देयर। सो कपलिंग मसल्स जो हैं उसके एक्शन को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कैल्शियम आइंस का फंक्शन दिखाया गया है कि हाउ कैल्शियम आइंस आर इंपॉर्टेंट इन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये अगर आपको एफएससी का चैप्टर नंबर याद हो 3 सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर याद हो तो जिसमें मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जिसमें डिफरेंट अपने मॉडल्स भी पढ़े थे, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल्स पढ़े थे। ये देखें, ये थिक बैंड्स हैं, ये थिन बैंड्स हैं। जब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पास आउट कर जाएंगे मसल्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड व्हेन दे बिकम मूव बैकवर्ड, जब ये वापस मूव कर जाएंगे तो मसल्स अगेन रिलैक्स हो जाएंगे। एंड फॉर दिस रिलैक्सेशन कैल्शियम आइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आइंस माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं यानी एक्टिन और मायोसिन की जो प्रोटीन्स हैं वो फंक्शन नहीं करेंगी, डार्क और थिन और थिक बैंड्स जो हैं वो वापस मूव नहीं करेंगे, तो मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे। सो थैंक यू।